हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। वेलकम टू ओपन एजुकेशन। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं का जो प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है ईंटें मन के हड़प्पा सभ्यता, उससे संबंधित मैप की जो सीरीज है वो लेकर आया हूँ। तो आज हम समझेंगे कि जो इसका जो मैप है चैप्टर 1 का, वो उसमें कौन कौन से स्थल हैं हड़प्पा से संबंधित, वो देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और इसको मैप के साथ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये मैप मैंने आपके सामने लगा दिया है। इस मैप को आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। इसमें जैसे मैंने पोर्शन कर दिया है, ब्लू कलर है इंडिया का, रेड कलर है पाकिस्तान का, और ग्रीन कलर है अफ़गानिस्तान का। तो इसमें जितने भी हड़प्पा के जो स्थल है, जगह हैं, उनको देखेंगे हम। ये एक ऐसी मैप लगा दिया है। और दूसरा जो मैप है, इसमें मैंने चिन्हित कर दी है जगह, जिस जगह को हम देखेंगे उसको मैंने चिन्ह कर दिया है। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये इंडिया वाला जो मैंने ब्लू में कर दिया कलर में। तो भारत में कौन कौन से हड़प्पा के स्थल थे और वो कहाँ कहाँ थे, वो देखने का प्रयास करते हैं। सबसे ऊपर हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर है मांडा। जो ये मांडा है सबसे ऊपर, मैं जूम कर सकता हूँ। मांडा जो है कश्मीर में है। और मांडा के नीचे एक और स्थल आता है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में पड़ता है। और उसके नीचे जस्ट आपको दिख रहा होगा बनावली, ये भी हरियाणा में पड़ता है। और उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा कालीबंगन, ये भी जो है राजस्थान में पड़ता है। तो ये हड़प्पा के स्थल है भारत में। अब हम नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आके देखते हैं। थोड़ा आराम आराम से चलूँगा मैं, इसमें आराम से बोलूँगा ताकि मैप अच्छे समझ में आए, क्योंकि मैप समझना ज़रूरी है, वरना चैप्टर समझ में नहीं आने का। तो ध्यान रखना इस बारे में। ये एक और स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा, देख सकते हो यहाँ पर। ये रहा धौलावीरा, गुजरात में है। नागेश्वर, ये भी गुजरात में है। और इसके बराबर में है रंगपुर, ये भी गुजरात में है। और रंगपुर के ऊपर है लोथल, ये भी गुजरात में। तो 4 ये स्थल हो गए, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर। तो ये सारे गुजरात में पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में आने वाले हड़प्पा के स्थलों पर हमने नजर डाली, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब भारत के बाद जो ये सभ्यता फैली थी, ये पाकिस्तान में फैली थी, जिसे मैंने रेड कलर से चिन्हित कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं। ये सीमा रेखा आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये सीमा रेखा जा रही है, इसके बगल में ये पाकिस्तान है, जिसमें हमें 3 नदियाँ ऊपर देखने को मिलती हैं, झेलम, चेनाब और रावी नदी। रावी नदी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये हड़प्पा है। ये वही है हड़प्पा स्थल जो सबसे पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी। और इसके नीचे हम देख सकते हैं सतलज नदी बह रही है, और सतलज नदी जो है सिंध नदी से मिल रही है जाके, ये देख सकते हैं। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा। और पाकिस्तान में पड़ने वाले स्थलों के बारे में थोड़ा देखते हैं। मोहनजोदड़ो हम देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था पूरी हड़प्पा सभ्यता का। उसके बराबर में आप देख सकते हैं ये कोटदीजी है। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करता रहूँगा बीच बीच में, ताकि समझ में आता जाए। मैंने चिन्हित कर दिए हैं। मोहनजोदड़ो के सामने कोटदीजी है। फिर मोहनजोदड़ो के नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा बालाकोट है यहाँ पर, और बालाकोट के बराबर में चनहुदड़ो है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये पाकिस्तान में पड़ती हैं। और एक और है दूर में जो जा रहा है, वो है सुत कांगेडोर, ये देख सकते हैं आप दूर में, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है हड़प्पा स्थल। तो और नीचे आप अरब सागर देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है कि जो बालाकोट है और नागेश्वर है, ये अरब सागर में पड़ता है, के पास पड़ता है, इसलिए ये बंदरगाह भी रहे हैं अपने समय में। तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और तीसरा अफ़गानिस्तान था। यहाँ पर बस एक ही जगह थी, सोरतुगई, जो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा। ठीक है, बाकी तो जो मुख्य जो हड़प्पा स्थल है वो भारत और पाकिस्तान में ही फैले थे हड़प्पा सभ्यता के। आगे आगे चलते हैं। और ये एक मैंने आपको मैप लगा दिया है यहाँ पर, इससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं, जो मेन है तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन जो स्थल थे उनके बारे में जो बात की गई है वो है ये। तो इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बनावली और राखीगढ़ी यहाँ पर दिख रहा है ऊपर टॉप पर। ये दोनों जो हैं, बनावली और राखीगढ़ी, ये हरियाणा में पड़ते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 डॉट पड़े हैं, जो ये बॉक्स है, ये जो 2 बॉक्स है, ये हरियाणा का है, अंदर आते हैं दोनों। और इनके नीचे आओगे तो कालीबंगन दिखेगा आपको, ये राजस्थान में पड़ता है।
और नीचे आओगे थोड़ा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर दिख रहा होगा धौलावीरा, जो ये ब्लैक डॉट है। और धौलावीरा के नीचे आएंगे तो नागेश्वर दिख रहा होगा आपको ये, और इसके बगल में जाएंगे तो लोथल दिख रहा होगा। ये तीनों को मैंने अभी दूसरे मैप में भी दिखाया था, तो इनको अब भारत के नक्शे पे हमने भर दिया। तो ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जो भारत में थे: बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर हो गया। ठीक है। अब कुछ हड़प्पा स्थल जो प्रमुख थे, जो पाकिस्तान की तरफ पड़ते थे, उसमें सबसे पहला है हड़प्पा, जो मैंने दिखाया आपको, ये रहा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है। और उसके नीचे जब हम आएंगे तो कोटदीजी दिख रहा होगा आपको, एक और जूम इन कर रहा हूँ मैं थोड़ा, कोटदीजी। और कोटदीजी के बराबर में एक और ब्लैक डॉट दिख रही होगी आपको, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के जब नीचे आएंगे, जस्ट नीचे, तो आपको बालाकोट दिख रहा होगा। तो ये पाकिस्तान में पड़ने वाले हड़प्पा के स्थल हैं, शुरुआत से हड़प्पा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो और बालाकोट। तो ये मैंने जूम आउट कर दिया है। तो ये पेपर में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर में आ सकता है कि हड़प्पा स्थलों को दर्शाइए भारत के मैप में। ठीक है। ये ऐसी लाइन खींच देगा और पूछेगा कौन सा कहाँ पर है, तो ये बताना है अपन को। ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। और जो समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि समझा दिया है इसमें मैंने तुम्हें अच्छे से, तो कोई दिक्कत में होनी नहीं चाहिए वैसे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक और मैप है, ये वाला भी देखते हैं थोड़ा। ये वर्ल्ड का मैप है थोड़ा, इसमें ये लगा दिया है मैंने वर्ल्ड का मैप। इसको थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है ये वर्ल्ड के मैप में। ये एक सी सिंपल मैप है, इसको जो भर के रखा है मैंने मैप को, ये रही यहाँ पे है। ठीक है। इसको देखते हैं थोड़ा आराम से, इसे मैं बताऊँगा थोड़ा, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। थोड़ा सा वेट, हल्का हल्का थोड़ा सा स्लो भी आवाज़ आएगी, थोड़ा आराम से चलेंगे इसे। ठीक है। मैं जूम इन कर रहा हूँ, थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जो बॉक्सेस हैं उस पर फोकस करना, जो बॉक्स बना रखे हैं मैंने, देख सकते हैं हम। ये हड़प्पा है, हड़प्पा कर दिया मैंने, ये तो पता ही है आपको। उसके नीचे आएंगे, मेलुआ है, उसके नीचे सुत कांगेडोर, और उसके बराबर में लोथल। तो ये 4 हो गए। ठीक है। 4 ये हड़प्पा के स्थल है, तो हमें पता ही है। अब इस मैप को दिखाने का मकसद यही है कि इसमें हमें ये बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का था उसका व्यापार कैसे होता था पश्चिम एशिया के साथ। तो देखते हैं पश्चिम एशिया में किसके साथ होता था। ये तो मैंने हड़प्पा के स्थल बता दिए, जो कि अरब सागर में है। यहाँ पे अरब सागर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं एक और जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मेसोपोटामिया दिख रहा है यहाँ पर, उसके नीचे इराक है। ये कहने का मतलब, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इराक में फैली थी। जैसे हड़प्पा की सभ्यता भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में फैली थी, वैसे इराक में फैली थी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि मेसोपोटामिया का हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार व्यापार हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेसोपोटामिया कहाँ पर है और हड़प्पा देखो कहाँ पर है। तो इनका आपस में व्यापार हो रहा था, क्योंकि दोनों एक ही समय की सभ्यताएं थीं और दोनों का व्यापार हो रहा था। जो पीला पीला आपको दिख रहा है यहाँ पर मैप में, पीला पीले डॉट डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये ज़मीन का रास्ता है, और जो नीला नीला दिख रहा है ये पानी का रास्ता है। तो दोनों तरह से व्यापार हो रहा था। तो हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार होता था। इस पर एक क्वेश्चन भी है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है। और भी देश हैं, अब थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक अक्षर में मैंने लिख रखा है ओमान। यह आज का ओमान देश है, जिसको प्राचीन समय में मगान कहा गया था। ठीक है। इसका पुराना नाम मगान था। और इसी के ऊपर आपको दिख रहा होगा बहरीन। ये बहरीन भी आज के समय में एक देश है, जिसका पुराना नाम दिलमुन था। तो कहने की बात है इसमें कि मगान और जो दिलमुन है, इनका हड़प्पा सभ्यता से व्यापार कैसे हो रहा था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरे देशों से या दूसरी सभ्यताओं से भी व्यापार हो रहा था उस समय। ठीक है। और देखने को आपको मिल रहा होगा कि ओमान के आगे नीला नीला सा ये जो जा रहा है पूरा, ये पानी है, पूरा समुद्र है कह सकते हैं। फारस की खाड़ी कहते हैं इसे वैसे। तो ये समुद्र है, तो समुद्र पार करके हड़प्पा का और इनका व्यापार होता था आपस में। ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। और जूम आउट कर दूँ थोड़ा, और ये पूरा इलाका आज का देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन जो मैंने लिख रखा है सऊदी अरब है आज का डेट में। जब देखोगे तो सऊदी अरब आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड के नक्शे पे। और सऊदी अरब के बगल में लाल सागर है। ठीक है। ऊपर भूमध्य सागर है, उसके बराबर में कैस्पियन सागर है। तो ये बस ऐसे ही जस्ट बताने के लिए इन्फॉर्मेशन की, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। लेकिन आपको फोकस करना है जो लाल लाल डब्बे हैं, जो जैसे मैंने शुरुआत से ही बताया था,
शुरुआत से जो बताया मैंने आपको, हड़प्पा हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, लोथल हो गया, मेलुआ हो गया, और हाँ एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, मेलुआ। तो ये मेलुआ जो था हड़प्पा वासियों को कहा जाता था। कौन कहता था? मेसोपोटामिया के लोग कहते थे, हड़प्पा वासियों को मेलुआ नाम से पुकारते थे। मेलुआ का मतलब होता है नाविकों का देश। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे न, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नाव वाव खूब बनाई जा रही थी यहाँ पर, क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि समुद्र से तभी व्यापार हो पाएगा अगर नाव वगैरह बनाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इस बात को हड़प्पावासी जो थे इसमें बहुत निपुण थे, तो ये हमने देखा। तो ये मैप लगाने का मकसद ये था, बस आप जानें कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सिर्फ आंतरिक नहीं था। आंतरिक का मतलब है सिर्फ आपस में व्यापार नहीं कर रहे थे वो, कि लोथल का धौलावीरा से व्यापार हो रहा है, कालीबंगन का हो रहा है, आपस में व्यापार नहीं हो रहा है उनका। वो दूसरे देशों से भी व्यापार कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में हम बात करें, भारत का चीन से व्यापार हो रहा है, रूस से व्यापार है, अमेरिका से व्यापार है, बांग्लादेश से व्यापार है। ये बाहरी व्यापार भी होता है हमारा, और आंतरिक व्यापार भी होता है। जैसे दिल्ली का चेन्नई से, चेन्नई का बेंगलोर से, बेंगलोर का मुंबई से, तो इस प्रकार समझे। और व्यापार दो तरफा था, स्थल रूट से भी होता था, यानी कि ज़मीन के रास्ते से, और दूसरा होता था पानी के रास्ते से। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पानी का रास्ता जो माना जाता है वो सबसे सस्ता और सुलभ माना जाता है, तो इसलिए लागत कम आती है उसमें। अब आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं हम, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान। अभी दिखाया था मैंने आपको ओमान। ओमान ये रहा, जैसे ओमान ये रहा, देख सकते हैं आप कि ये रहा ओमान, देख रहे हो ओमान कहाँ पर है ये, और ओमान के आगे नीला नीला जा रहा है, समुद्र है, फिर उसके पार हड़प्पा के स्थल आते हैं। तो ओमान में एक काला सा जो मैंने दिखाया भी, वो मर्तबान मिला है, ठीक है, वो ओमान में मिला है, ओमान देश में खुदाई में जो भी, और वो है हड़प्पा का। तो देख रहे हैं हड़प्पा से कहाँ पर है, मगान कहाँ पर है, ऐसे ओमान में मिला है हड़प्पाई मर्तबान। तो देख सकते हैं मर्तबान वगैरह है, इनके सामान है हड़प्पा वासियों का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ठीक है। मैप को क्योंकि आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, मैप को थोड़ा सा आराम आराम से समझने की ज़रूरत है। मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हिस्ट्री फिर बोरिंग लगेगी, फिर रटने की कोशिश करोगे, और जहाँ रटने जाओगे वहीं फंसोगे। तो रटना कुछ भी नहीं है, सब समझना है, ठीक है। एक बार समझ गए तो सारा खेल हो गया फिर। तो इसलिए अब एक क्वेश्चन मैंने लगाया इसी से मिलता जुलता, जो मैप मैंने दिखाया अभी कि मेसोपोटामिया से क्या व्यापार हो रहा था, सुदूर क्षेत्रों से क्या व्यापार था। एक क्वेश्चन लगाया मैंने, इस पर देखो, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था तब मैंने नोट्स वगैरह बना रखे थे, तो कुछ मिल गए पन्ने वन्ने जो पड़े थे साइड में, और बाकी देखने हैं पता नहीं कहाँ चले गए, तो जो मिल गए वो मैंने लगा दिए, ठीक है। तो देखना है इसमें, हड़प्पा निवासियों के सुदूर क्षेत्र से संपर्क होने के प्रमाणों का वर्णन करो। इस प्रश्न में पूछना चाह रहा है कि हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था या नहीं था। सुदूर क्षेत्र माने होता है दूर के क्षेत्र जो हैं, उनसे कोई संपर्क था या व्यापार होता था, तो उसका प्रमाण बताना है कि प्रूफ बताना है दो। या फिर अथवा इस तरह पूछ सकता है कि हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करो। पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करो। जो मैंने अभी दिखाया मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया था वो पश्चिम एशिया में पड़ता है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं जिस देश में, भारत में, वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन्हें दक्षिण एशिया कहते हैं। तो हमारे पश्चिम में है वो, जब आप मैप को देखेंगे तो हमारे पश्चिम में है, तो इसलिए हमने उसे पश्चिम एशिया कहा। तो उनके साथ व्यापार क्या था देखते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है 3 नंबर का, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और 1 लाइनर भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर कैसे लिखते हैं वो भी देख लो थोड़ा सा, है ना, कि सबसे पहले सीधा कोई भी प्रश्न देखो तो सीधा नंबर 1 पॉइंट से शुरुआत मत कर देना। जब भी उत्तर लिखो तो जो प्रश्न में दिया गया है थोड़ा सा पहले उसका ही थोड़ा सा उतार दो उत्तर में। जैसे हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध निम्न प्रकार से थे, ठीक है। एक काफ़ी निम्नलिखित संबंध थे भाई, निम्नलिखित प्रकार से संबंध थे, तो वो दिखा रहा है इसमें। तो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। ये हाईलाइट मैंने इसलिए करा है ताकि दिख जाए अक्षर, बोल्ड हो जाए थोड़ा अक्षर। तो आप लोगों को हाईलाइट वगैरह नहीं करना है, पेंसिल से कर सकते हो हालांकि चाहो तो, बाकी कलर वलर से मत करना। पहला पॉइंट, पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि तांबा ओमान से लाया जाता था। जो पुरातात्विक खोजें होती हैं उनसे पता चलता था कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो तांबा मिला है वो ओमान देश से लाया जाता था। ओमान, जिसको मगान कहा, ओमानी मगान तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं। जो ओमानी तांबा है और जो हड़प्पा की वस्तु है उसमें निकल के अंश मिले हैं, ठीक है। एक निकल धातु थी जो कि हड़प्पाई पुरावस्तु में बहुत पाई गई है। तो ये निकल के जो अंश है वो तांबे में मिल रहे हैं,
तो इससे साबित होता है कि तांबा तो ओमान का था और जो निकल का जो अंश है वो हड़प्पाई पुरावस्तु थी। तो कहीं ना कहीं संपर्क था इनका आपस में। दूसरा, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान ओमानी स्थलों से मिला है। एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जो अभी दिखाया ना मैंने, काला वाला जो मर्तबान था वो था हड़प्पा का, लेकिन मिला ओमान से। तो यह अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे इसमें सामान रखते थे अपना और ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। विनिमय माने होता है लेन देन करना, ठीक है, लेन देन करना, कुछ बदले में देना, कुछ ले लेना बदले में। जैसे आज कुछ खरीदना है तो जाके रुपए दो दुकान पे जब सामान मिल जाता है, ठीक है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं आज की डेट में। तो लेकिन उस समय ओमानी तांबा जो ले रहे हैं बदले में, ये मर्तबान वगैरह कुछ दे रहे हैं, तो विनिमय कर रहे हैं, एक्सचेंज होता है विनिमय मतलब। तो ये सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट जो है वो देख लेते हैं अभी। मेसोपोटामिया के स्थलों से तांबे में भी निकल के अंश मिलना उनसे संपर्क का प्रमाण है और उनसे समुद्रिक मार्ग से रहा होगा उनसे संबंध। तो ये बताया जा रहा है कि जो हड़प्पा की जो पुरावस्तु है निकल जो धातु है ये मेसोपोटामिया तक पहुंच रही है और मेसोपोटामिया की जो उनकी जो धातु है उनके साथ इसका संपर्क देखने को मिल रहा है हमें। तो इससे क्लियर होता है कि हड़प्पा का व्यापार था मेसोपोटामिया से, ठीक है, समुद्री रास्ते से व्यापार हो रहा था। चौथा पॉइंट है, मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ हड़प्पा क्षेत्र को नाविकों का देश कहते थे। मेसोपोटामिया के जो लेखों में हमें देखने को मिलता है मेलुआ शब्द प्रयोग किया गया हड़प्पा के लोगों के लिए, जिसका मतलब होता है नाविकों का देश। इनमें मेलुआ से प्राप्त उत्पाद कर्नेलियन, लाजवत मणि, तांबा, सोना आदि विविध प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख है। तो कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, कर्नेलियन, लाजवर्त मणि, तांबा, सोना वगैरह। तो इनको क्या किया जा रहा है, इनको व्यापार किया जा रहा है, इनका मेसोपोटामिया तक जा रही हैं ये चीज़ें। तो ये हमें देख सकते हैं इस प्रश्न में, ठीक है। तांबा इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओमान से लाया जाता था तांबा, बहुत हद तक तांबा जो था भारत में भी मिलता था। जैसे राजस्थान में खीचड़ी अंचल एक जगह है, वहाँ पर तांबा हुआ करता था। तो ये इस पॉइंट पे हमने ये समझने की कोशिश करी। और अंत में जब ख़त्म करो क्वेश्चन तो उसमें एंड में एक लाइन लिख देना कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य देशों से, सुदूर क्षेत्रों से या पश्चिम एशिया से व्यापार हो रहा था। तो ये देख सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया, ये 3 नंबर का आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब अगला एक और टॉपिक है वो भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी, ठीक है। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ क्या थी, इस पॉइंट में पूछना चाह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो काम करते थे, शिल्प उत्पादन में लगे थे, वो माल कैसे प्राप्त करते थे। क्योंकि कुछ भी बनाना होगा तो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए, कच्चा माल। तो कच्चा माल कैसे प्राप्त करते थे तो उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ देता हूँ मैं, आप ध्यान रखना, मैं एक एक सब लाइन पढ़ूंगा, जो हाईलाइट हो रखी है वो पढ़ दूंगा पूरी, ठीक है। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का उपयोग होता था। शिल्प उत्पादन होता था, कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, मिट्टी मिल जाती थी। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तरह धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों में मंगाने पड़ते थे। पत्थर लकड़ी वगैरह हो गई कहीं और से मंगानी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी जगह हो, जो भी हर चीज़ वहाँ पर हम कह दें कि सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ कहीं और से मंगाना पड़ेगा, कुछ कहीं और से मंगाना पड़ेगा, ऐसे इस तरह हमें समझना है, ठीक है। जैसे अपने देश में पेट्रोल वेट्रोल नहीं होता है, डीजल वगैरह, तो हमें सऊदी अरब वगैरह गल्फ़ कंट्री से मंगाना पड़ता है, इराक वगैरह से, ठीक है। तो इस प्रकार तो हर जगह से की कुछ स्पेशलिटी होती है। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था। बैलगाड़ी के मिट्टी के बने खिलौने मिले यहाँ पर, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो बैलगाड़ी का उपयोग करते हो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। तो ये बताया जा रहा है परिवहन का साधन हो, क्योंकि आज की तरह तो होगा नहीं, कोई बस वस तो होगी नहीं कोई भाई उनके पास, ट्रेन व्रेन वायुयान वगैरह, जिससे वो सामान को इधर से उधर पहुँचाएँ। वो अपने पुराने तरीके से ही काम में लेंगे, क्योंकि 4000 साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है, कोई 400 साल पुरानी तो है नहीं। तो इसलिए संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। और जो सिंधु की उपनदियाँ थीं उसका भी मार्गों के रूप में प्रयोग लिया जाता हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि नदी हमेशा से व्यापार होता रहा है नदियों से, तो ध्यान रखना है हमें ये वाला। अगला पॉइंट 6.1 है जो, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, ठीक है। उपमहाद्वीप, इस शब्द को समझ लेना, जो भारत पाकिस्तान है, जो ये वाला एरिया है, इसको उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो मैं रीड कर देता हूँ फिर से अगेन, जो हाईलाइट है वो। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित कर दी थी। अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था नागेश्वर और बालाकोट की स्थिति,
तो मैप जरूर देखना अच्छे से, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नागेश्वर बालाकोट समुद्र के किनारे थे, इसलिए उन्हें शंख आसानी से उपलब्ध थे, इसलिए वहाँ पर बस्तियाँ बनाई गई। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगई, ठीक है, अफगानिस्तान में भी हड़प्पा का एक स्थल पाया गया सोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवत मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। और यहाँ पे माना जाता था सोरतुगई में कि लाजवत मणि यहाँ पर मिल जाती है। तथा लोथल, जो कार्नेलियन, गुजरात में भड़ोच, सैलखड़ी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से धातु राजस्थान से के स्रोतों से निकट स्थित था। अब बता रहा आगे कि कार्नेलियन हमें गुजरात से मिल जाता था पत्थर, ये सैलखड़ी का पत्थर राजस्थान और गुजरात से मिल जाता था, और धातु जो थी राजस्थान से भी मिल जाती थी, ठीक है। आगे कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। अब बता रहा है जैसे कच्चा माल, मैंने बताया कि कुछ भी चीज़ आपको बनानी है तो कच्चा माल तो चल लगेगा ही। तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले ये चुनौती होती है। तो राजस्थान के खेतड़ी अंचल से हम देख सकते हैं कि तांबे के लिए प्रसिद्ध थी ये, तो यहाँ से हमें मिलता था तांबा। और दूसरा दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे अभियान भेजे गए समय समय पर। अभियानों के माध्यम से यहाँ पता चला कि सोना है यहाँ पर अच्छा खासा, तो यहाँ से लाया जाए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किए गए, और जो वहाँ के लोकल बंदे थे, स्थानीय समुदाय था, वहाँ से उनसे बात की, भाई यहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। तो यहीं तक है, ये जहाँ हाईलाइट कर रखा है ना उतना ही रखना, आगे ही पढ़ सकते हो आप, कोई नहीं है, पूरा चैप्टर ही पढ़ना चाहिए आपको तो अच्छे से डिटेल में, लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे ये हड़प्पावासी तो करा ही दिया, ठीक है। अब एक पेज और लगाया है मैं लास्ट में आपके लिए यहाँ पर, ये इसमें जो लिखा है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई दिया है। बस ये पेज इसलिए लिखा है ताकि ये जो मूवर वूवर आ रहे हैं, जो चित्र वगैरह आ रहे हैं, इसको भी देख लो जब पढ़ ही रहे हैं तो, ठीक है। तो चित्र वगैरह को आपको देखते रहना होगा। आपकी जो किताब है उसमें बहुत सारे चित्र दे रखे हैं, बहुत तरह के, तो सारे चित्रों को देखना है, तभी पता चलेगा मुहर क्या होती है, मृदभांड क्या होता है, औजार क्या होते हैं, मनके क्या होती हैं, ठीक है। जैसे पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर तो पढ़ाता हूँ तो मैं बीच में बोलता हूँ मनके मिली हैं बहुत सारी, ठीक है, मोहरें मिली हैं वहाँ से। तो इसकी इमेज होनी चाहिए माइंड में, मनके क्या होती है, मोहरें क्या होती है। जैसे कोई जानवर बोला जाए, अभी नाम लूँ मैं किसी जानवर का, चील हो गई, कोई पक्षी ले लिया जैसे चील का हुआ, तो इनकी इमेज तुरंत आती है माइंड में, हाँ हाँ वो होती है चील। तो इसी प्रकार माइंड में जो चित्र हैं उनकी इमेज होनी चाहिए, तभी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तभी पढ़ने का मजा है। तो देख लेते हैं इस मोहर को। आप देखिए चित्र 1.18 की मोहर है, ऊपर दो जो लगी हैं, इसमें लिखा है ये मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है, मेसोपोटामिया की मोहर है ये। परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया है प्रतीत होता है। मोहर तो मेसोपोटामिया की है ऊपर जो है, लेकिन इस पर आप देख सकते हो जो ये वृषभ का चित्र बना हुआ है। वृषभ को बेसिकली सांड कहते हैं या बैल कहते हैं, ठीक है। सांड ज़्यादातर माना जाता है इसे, जो गली वलियों में भी दिखता होगा आपको, कुबड़ वाला सांड जो चलता है। तो ये क्योंकि कुबड़दार जो ये सांड था, ये वृषभ था, ये हड़प्पा सभ्यताओं का सबसे महत्वपूर्ण जानवर माना गया है इसे, तो इसलिए तो मेसोपोटामिया की मोहर में हमें हड़प्पा सभ्यता के जानवर का चित्र देखने को मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों सभ्यताओं का आपस में कोई ना कोई लेन देन तो था। नहीं तो मैप में मैंने दिखाया ना मेसोपोटामिया कहाँ है, इराक में, और हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो दोनों, तो हड़प्पा सभ्यता के जानवर का चित्र वहाँ कैसे पहुँच गया, तो ये कुछ ना कुछ तो लेन देन है इनका, ठीक है। तो ध्यान रखना। और सांड की जगह वृषभ ही लिखना, वृषभ जो दिया है ना किताब में, ये अच्छा शब्द है, बल्कि सांड भी लिख सकते हो लेकिन वृषभ लिखना फिर भी, ठीक है। अगला चित्र, ये गोल सी मोहर देख सकते हो आप, इस पर भी देखो, इसका चित्र देखो कैसा है, ठीक है। चित्र है 1.19, बहरीन में मिला गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। ये जो चित्र है गोल, जो ये मोहर है, सॉरी, ये बहरीन में मिली है। बहरीन दिखाया था मैंने अभी नक्शे में, तो बहरीन का प्राचीन नाम था दिलमुंड, उसमें मिली है हड़प्पाई चित्र है, ये भी हुई वृषभ का। रोचक तथ्य ये है कि दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। और दिलमुन यानी कि बहरीन में जो बांट मिले हैं, बांट का माने होता है जो तराजू में तोलते हैं ना जिससे, वो बांट, तो जो वो बांट थे उनको बिल्कुल हड़प्पा के जो बांट थे उन्हीं की तरह बनाया गया था, बिल्कुल उन्हीं का वो अनुसरण करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में, तो आपस में दोनों के संपर्क थे, ठीक है, तो ध्यान रखना। और तीसरा है नाव के चित्र वाली मोहर, ये देख सकते हैं हम, इसमें नाव का चित्र देख सकते हो आप, नाव का चित्र दिख रहा है नीचे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये चंद्राकार की आकृति का दिख रहा है, ये नाव का चित्र है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लगाने का मेरा मकसद यही था कि चित्र वगैरह देखो अच्छे से, पूरी किताब में चित्र को एक बार गो थ्रू हो जाओ, एक एक चित्र को अच्छे से देखो थोड़ा सा, कि ये मोहर होती है, ये मनके होती हैं, ये मृदभांड, ये औजार, ये फलाना, ये दिखना, तो अच्छे से देख लो ताकि माइंड में एक इमेज हो जाए। कोई बोले मोहर तो समझ में आ जाए, अच्छा वैसी होती मोहर, मनके, अच्छा वो होता है मनके, ठीक है।
मर्तवान, अच्छा वो काला सा दिखा था जो मर्तवान, वो है। तो ऐसे बिल्कुल माइंड में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी पढ़ने का मजा है, वरना रटने पे मजबूर हो जाओगे फिर। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट है ये, रटना नहीं होता ऐसे। अब देख लेते हैं हमने क्या क्या किया, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले ये मैप देखा था हमने, कि ये मैप मैंने लगा दिया था, फिर उसके बाद मैप को मैंने फिल करवा दिया था आपको, ये इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के हड़प्पा के स्थल देखे हमने। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा मैप हमने ये, जो तीसरा मैप था ये हमने देखा, एक मिनट, एक मिनट आप रुक जाइए थोड़ा, ये कट गया थोड़ा सा, हाँ ये रहा, ये आ गया। ये तीसरा मैप हमने देखा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देखे हमने। ठीक है, और चौथा मैप देखा हमने ये वाला। ठीक है, फिर एक और मैप देखा, ये फिल कर दिया था जो मैंने। ठीक है, ओमान में मिला मर्तबान, ये मर्तबान देख लिया था हमने। ठीक है, ठीक है, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ देख ली। ठीक है, पश्चिम एशिया वाला देख लिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमने देख लिया था, ये मोहरें वगैरह देख लिए थी। ठीक है, तो ये सारा देख लिया हमने। ठीक है, और इसको आपको भी पढ़ना है, थोड़ा लिख लेना जो जो इंपॉर्टेंट लगे आपको। ठीक है, इसको बार बार रीड करना और समझने की कोशिश करना आखिर है क्या। इसको लगाने का मेन मकसद मेरा यही था, क्योंकि ये बोर्ड से नहीं पढ़ाई जा सकती ये चीज़ें, क्योंकि देख रहे हो कितनी कि इसमें कलर वलर करना है, टिक करना है, तो बोर्ड पे कैसे पढ़ा सकते हैं। बोर्ड को डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वो वाइट बोर्ड है, उससे उस पर नहीं हो सकता ये मैप। और मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना मैप के समझ में नहीं आएगी हिस्ट्री सही से। तो मैप को अच्छे से समझना है, कौन सी जगह कहाँ पर है, अरब सागर कहाँ है, ये फलाना ढिकना कहाँ है। ठीक है, और चित्र वगैरह अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कमेंट में लिखना कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बेकार लगा, क्या समझ में नहीं आया बताना, फिर उसे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, और जो जो होंगे, जो क्वेरी आपकी, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जैसे टाइम मिलेगा मुझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।